क्रिप्टो इंडस्ट्री ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है। यहाँ पे ना हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जो लोग काफी वक्त से इंडस्ट्री में, उनको तो अब आदत होगी यार ऐसे झटके झेलने की। जो नए हैं उनको भी लगता है कि हर चीजें यहाँ पे ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इन्हीं कॉम्प्लिकेशन को आज थोड़ा आसान करते हैं इस वीडियो में। बात करेंगे आज अविनाश शेखर से। अविनाश ज़ेप एक्सचेंज के सीईओ रहे, काफी वक्त से इंडस्ट्री में, आप भी ऑफकोर्स जानते होंगे। एंड अभी भी इन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या हलचल है, क्या कुछ नया चल रहा है। अपने प्लेटफॉर्म के बारे में भी इनसे जानेंगे। हाय अविनाश, वेलकम टू क्रिप्टो विद स्विच। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो अयाज? वेरी नाइस टॉकिंग टू मीटिंग यू। अविनाश, क्रिप्टो में ना आजकल सब कुछ ठीक सा लग रहा है। पुराने दिन जब मार्केट ग्रीन में रहती थी, वो दिन क्या वापस आ रहे हैं? लगता तो है वापस आ गए। लेकिन इसमें हमको एक और चीज अगेन सोचनी चाहिए कि क्रिप्टो के दिन अच्छे वापस आ गए हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल जो अभी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी प्रिंटिंग गोइंग ऑन, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि अब जैसे गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल। देखो तो, है ना। तो मुझे लगता है कि एक तो वो है, दूसरा जो है जो एडॉप्शन है। मुझे याद है कि पिछले जब हाफिंग हुई थी वर्सेस जो इस बार हाफिंग हुई है, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल। मतलब जो लोग पहले बोलते थे कि भाई क्रिप्टो बेकार है, बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है बिल्कुल। या खराब है, वो आज की डेट में वो लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा चेंज है। तो मुझे लगता है कि जो इस बार होना चाहिए काफी सस्टेन्ड होना चाहिए, जो अच्छे दिन आए हैं क्रिप्टो में। दूसरा लेकिन एक बात और भी है कि सबको ये देखना चाहिए कि वॉलेटिलिटी फिर भी रहेगी। अगर हम कंपेयर करें शेयर मार्केट से ओवरऑल, तो वॉलेटिलिटी फिर भी रहेगी। और खासकर अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करते हैं, उसमें काफी मतलब मुझे लगता है कि काफी सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। कि वहां पे अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईथर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो फिर भी ठीक है। बट अब उसके नीचे अगर जाते हैं, ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो काफी सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अविनाश, जो लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, वो तो आपको, आपके प्लेटफॉर्म को चलिए जानते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, उनके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक्चुअली क्या है, देखो मैं पहले अपना बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा सा। मैं क्रिप्टो में 2017 से हूँ। सो आई वाज इनफैक्ट फाइनेंस, आई हैव फाइनेंस बैकग्राउंड, तो मैं सीए हूँ। और मेरी जो क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट हुई एज ए सीएफओ स्टार्ट हुई। तो आई वाज सीएफओ फॉर एन एक्सचेंज कॉल्ड ज़ेप्पे। दीज आर द बिगेस्ट एक्सचेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां से सीएफओ से सीईओ बना। लास्ट ईयर मैंने अपने टैक्स प्रोडक्ट, क्रिप्टो टैक्स प्रोडक्ट चालू किया। तो मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि जो जो क्रिप्टो में टैक्सेशन, आपको पता है, काफी प्यूनिटिव टैक्सेशन है। 1% टीडीएस हो गया, सेट ऑफ लॉस अलाउड नहीं है, 30% टैक्स है। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये जो टैक्सेशन है, ये डेरिवेटिव्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, अब हमको सबको पता है कि भाई के जो अगर हम 4 ईयर साइकिल देखें तो हाफिंग हो गई है। जब मैंने चालू किया था तो हाफिंग होने वाली थी। ओके, सो everyone is expecting a next institutional adoption bull run should be there. ओके, तो जो एज एन इंडियन जो है, जो इंडिया में लोग रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी काफी लिमिटेड थी। इवन राइट नाउ काफी लिमिटेड है कि भाई टैक्स एफिशिएंट वे में और एग्जैक्टली। कंप्लायंट वे में कैसे हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस वेव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई कि हमको एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जो एक तो कंप्लायंट हो। दूसरा जो है कि भाई के जो कस्टमर है, वो टैक्स एफिशिएंट वे में, जो जैसे डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सके। ठीक है। हमने क्या चूज करा पहले कि भाई के जो क्रिप्टो आईएनआर है, जैसे बीटीसी आईएनआर पेयर है। ठीक है। तो बीटीसी आईएनआर परपेचुअल फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोगों ने 7 फरवरी को लॉन्च किया, अराउंड 2.5 मंथ्स हो गए कि इसमें pi42.com बेसिकली, इसमें कस्टमर जो है अपने बैंक अकाउंट से आईएनआर डाल सकता है, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकता है क्रिप्टो आईएनआर में, पेयर्स में। और उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट लॉस हो वापस अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकता है।
तो मोर लेस ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा बेसिकली ब्रीफली। अविनाश, आई थिंक इसकी वजह से ना लोगों का टैक्स बच जाएगा, मतलब आप यही कह रहे हैं? हाँ देखिए, टैक्स तो एक बच जा रहा है, नहीं तो एक पार्ट है। दूसरा जो मैंने बोला कि भाई कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि क्या होता है कि स्पॉट में क्या है कि लिक्विडिटी बहुत कम है, ठीक है। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली टैक्स इज वन रीजन ऑफ दैट, बट अगर आप टैक्स को हटा भी दें तो फिर भी लिक्विडिटी बहुत कम है। आपको अगर एक बीटीसी दो बीटीसी खरीदने हैं तो बहुत मुश्किल है, स्लिपेजेस बहुत ज्यादा है स्पॉट में, है ना। फ्यूचर्स में आप एनी अमाउंट यू कैन बाय ऑलमोस्ट, ओके। तो उसमें आपका काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, स्प्रेड बहुत कम है, तो काफी आसान है उसमें बाय करना। प्लस दूसरा ये है कि अगर देखें इवन हिस्टोरिकली शेयर मार्केट वगैरह में, तो इंडियन कस्टमर के लिए स्पॉट से फ्यूचर ये नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली ट्रेड करने के लिए। अविनाश, जब से टैक्स और टीडीएस लगा है क्रिप्टो पे, तब से एक्सचेंजेस की ना ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% तक गिर गई थी। मतलब जानते हैं, आपसे बात करते हुए समझ में आता रहा। फिर बियर मार्केट आए, लोगों ने ऑलमोस्ट क्रिप्टो छोड़ ही दिया, ट्रेडिंग वगैरह। तो क्या अभी जैसे बुल मार्केट थोड़ा सा वापस आया, क्या अभी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस की वो सर्च कर रही है, कुछ बड़ी है? हाँ देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर स्पॉट में भी देखें तो काफी इंक्रीज हुआ है पहले से। इसमें दो तीन फैक्टर हैं ऑब्वियसली। एक तो बुल रन इज वन फैक्टर, कि वही के लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, तो कुछ लोग 1% टीडीएस भी दे रहे हैं। और दूसरा जो आई थिंक ये भी है कि भाई जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के लिए जो इंडिया में कंप्लायंस के कुछ पिछले एक डेढ़ महीने में जो हम देखा गया, तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ जैसे यूआरएल ब्लॉक्स हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा माइग्रेशन हुआ है। तो दोनों ही रीजन है, बुल रन भी है और ये भी है रीजन, कि इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कुछ इंडियन एक्सचेंजेस का। आप अपने एक्सचेंज पे बताएं, चलिए छोड़िए, कि आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो एक्सचेंज की, ऑफ कोर्स, वो कैसा रह रहा है आजकल? ये देखिए, हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी अच्छा चल रहा है इस टाइम। आई थिंक हमारा जो इनिशियल रिस्पॉन्स मिला है हमको काफी अच्छा मिला है। 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स हो गए हैं हमारे, ओके। एंड डे टू डे, मतलब अगर हम देखें वीक टू वीक, डे टू डे काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसमें। 2-3 वीक्स बैक हमने एक दिन में 100 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली ट्रेडिंग करा था, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अविनाश, आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग क्या अभी भी बेनिफिशियल है टैक्स एंड टीडीएस के बाद? मतलब इतने इश्यूज हैं यहाँ पे। देखिए क्या है कि दो एस्पेक्ट हैं इसमें, और दोनों ही एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट है कि भाई के लोगों को ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो चार्ट्स पे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। जो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे हिसाब से, दो आई एम नॉविस इन दिस, बट मेरे हिसाब से जो टेक्निकल एनालिसिस जो स्टॉक चार्ट पे चलती है ना, वो क्रिप्टो में ज्यादा चलती है, ठीक है। क्योंकि किसी लेवल पे आज की डेट में भी क्रिप्टो जो मार्केट है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है। तो आप चार्ज के बेसिस पे जो डिसीजन लेते हो वो यहाँ पे ज्यादा वैलिड होते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी वैलिड होते हैं। तो जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो है कि एज एन एसेट क्लास, ठीक है, अगर आप ट्रेडर नहीं हो, ओके, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो जो दूसरा एसेट क्लास है भी कि आप परचेज करो, डेली कुछ थोड़ा सा परचेज करो, उसको रखो बेसिकली, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग काइंड ऑफ करो और उसको रखो। अगर आप बेसिकली उस तरह के ट्रेडर नहीं हो, उसमें आप मीडियम टर्म के लिए भी रख सकते हो भाई, कि ठीक है आप 3 महीने रखा, 6 महीने के लिए रखा, या लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरह के से अगर आप देखा जाए, तो उसमें अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो उसमें वैसे टीडीएस नहीं है, ठीक है। बट और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यानी कि जो 1% टीडीएस का इतना वो नहीं होता है। मतलब ठीक है, चलो आपने 1 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब आप बेचोगे तभी टीडीएस लगेगा, क्योंकि सेल पे है टीडीएस, परचेज पे तो टीडीएस नहीं है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि जो एसेट क्लास है, आई थिंक खासकर जो बिटकॉइन की है, वो लाइक ऐसी एसेट क्लास आई थिंक वंस इन जनरेशन भी नहीं आती है, ठीक है। तो इट्स ए टोटली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, तो उसका आई थिंक बेनिफिट लेना चाहिए। फाइन। अविनाश, ग्लोबली क्या चल रहा है क्रिप्टो पे, मतलब इस पे बात करते हैं। आप अलग अलग मार्केट्स को ट्रैक करते रहते हैं, ऑफ कोर्स ब्लैक रॉक के बाद से, आने के बाद से कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दी थी यूएस में। सो ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है क्रिप्टो में? तो देखिए, इसमें ना मुझे लगता है कि इस सब चीजों में टाइम लगेगा, और आई थिंक जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट
खासकर जो रेगुलेटरी अडॉप्शन है, जो लीगल अडॉप्शन है, उसमें लगता है टाइम। तो हमको उसको उसका टाइम देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ बहुत जल्दी में होने वाला है, धीरे धीरे ये चीजें होंगी। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हम गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है, ठीक है, या ट्रैवल रूल्स है, ठीक है, तो एक अगर हम बिटकॉइन मैक्सिमम से हम बोल सकते हैं भाई नीड्स फ्रीडम मनी और फ्रीडम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। बट अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो थोड़ा बहुत तो कहीं भी किसी लेवल पे उनको चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो गलत काम के लिए ना यूज हो सके, ठीक है। बिल्कुल। उस बैलेंस को बनाने के लिए आई थिंक आज की डेट में वो बैलेंस धीरे धीरे बन रहा है। ओके, जैसे इंडिया में एफआईयू रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो गया है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती है, तो वो जो फ्रेमवर्क है वो धीरे धीरे ही बनेगा। और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ग्लोबल कंसेंसस, बिकॉज इस अगेन इस ग्लोबल एसेट क्लास, ठीक है, तो एक ग्लोबल कंसेंसस की भी जरूरत है उसमें, जिसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है बेसिकली। तो मुझे लगता है हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम इस अभी भी थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। अविनाश, अक्सर हम देखते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ ना कुछ गड़बड़ लगी रहती है। कोई एक्सचेंज बंद हो जाता है, किसी को गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है, मतलब चीज़ें यहाँ पे स्टेबल नहीं होती। सो ऐसे में आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट कितना फीजिबल है? देखिए, इसमें दो तीन पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें पहला पार्ट है फ्रॉम ए रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक धीरे धीरे हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनकम टैक्स आया, थोड़ा ज्यादा आया, बट आया इनकम टैक्स, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि भाई कि ज्यादा है इसको कम करिए, 1% टीडीएस को 0.01 टीडीएस करिए। मुझे लगता है कि अगेन इट्स मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, कल होगा नहीं तो अगले साल होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दूसरा, जो पीएमएलए में जो रजिस्ट्रेशन हुआ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जगह तरह, तो उससे क्या हुआ है, उससे ना देखिए एक्सचेंजेस का जो है ना, अब पहले भी जो सारे एक्सचेंजेस थे वो जितना उनसे हो सकता था या जितना उनके खुद की नॉलेज में था उसके हिसाब से कंप्लाई करने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक राइट फ्रेमवर्क मिला कि भाई कि ये चीजें हमको कंप्लाई करनी है, इस हिसाब से कंप्लाई करना है। तो वो जो एएमएल पॉलिसीज है काफी टाइट हुई उसके बाद एक्सचेंजेस ने उन गाइडलाइंस को फॉलो करा। तो उससे भी अगेन जो प्रिपेयर्डनेस ऑफ एक्सचेंजेस है कि भाई के उनको प्रॉपर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में काम करना है, वो काफी इंक्रीज हुई, ठीक है। उसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो सो कॉल्ड मिसयूज ऑफ द सिस्टम है ना, वो काफी कम हुआ है और अब ना के बराबर हो गया है बेसिकली, ठीक है। तो उससे अगेन काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग अभी जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो था कि भाई के मिसयूज ज्यादा हो रहा है, वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो रही है कि भाई के अब काफी सारा टाइट सिस्टम कर रहे हैं जिससे मिसयूज होने की संभावना बहुत कम हो गई है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट यह है कि भाई के अब जो कंप्रीहेंसिव रेगुलेशंस हाँ, तीसरा पार्ट एक्चुअली कंप्रीहेंसिव रेगुलेशंस का है, जो मुझे लगता है कि अगेन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 1.5 2 साल के करीब इन सब चीजों में टाइम लगेगा। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना आज की डेट में, और जो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, वो बैंकिंग का रहा है कि भाई के बैंकिंग सपोर्ट कितना मिलता है, ठीक है। जो हमेशा से ही मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है बैंकिंग सपोर्ट का। और मुझे लगता है कि अगेन जैसे हम लोग ज्यादा रेगुलेशन की तरफ मूव करेंगे, वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। तो आई थिंक आज की डेट में बैंकिंग जो है ना, वो प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू है सिस्टम के लिए। और कई बार जो एक्सचेंजेस की तरफ से प्रॉब्लम आती हैं, वो बैक एंड में कहीं ना कहीं बैंकिंग की प्रॉब्लम जो आगे दिखाई देती है बेसिकली। आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं अविनाश, तो और क्या रोड ब्लॉक्स आगे आपको दिख रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इंडिया में मेन प्रॉब्लम जो है ना वो है क्लैरिटी की, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट जो टाइमलाइन चाहिए, जो मतलब बेसिक, जैसे मेन चीज अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में मैं क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, मैं एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ और इंडिया में बैठ के बिल्ड कर रहा हूँ। अब मुझे क्लैरिटी है कि क्या है कि नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आपने तो कुछ गलत करा था एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम। तो वो जो क्लैरिटी है ना वो, एंड ये मैं नॉन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सचेंज में जो है वो तो है, अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है
और आप उसमें कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, नया ब्लॉकचेन बना रहे हैं, नया L2 बना रहे हैं, ठीक है, आप रियल वर्ल्ड एसेट के में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगेन उसमें यह है कि मैं यहाँ बैठ के कंपनी बनाऊं इंडिया में आईपी क्रिएट करूं, इंडिया में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, और आज से 2 साल बाद गवर्नमेंट बोले कि भाई के कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। वो वो जो डर है या वो जो नॉन क्लैरिटी है, ठीक है, वो वो लोगों को मूव फोर्स कर रही है मूव करने में आउटसाइड इंडिया बेसिकली। अब उससे प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को, अब आपको पता है कि मुझे आई मीन एटलीस्ट मेरे को के भी अगले 5 से 10 साल में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेंगी, मतलब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज इस वेब 3 स्पेस में बनेगी। अब एज एन इंडियन मेरा चॉइस ये है कि भाई मैं या तो ना करूं, या मैं किसी बाहर की कंपनी के लिए करूं, या इंडिया से बाहर जाके करूं, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बैठ के कर रहा हूं तो, और खासकर उसमें क्या है कि जो आदमी ये काम कर रहा है ना, वो लॉयर या अकाउंटेंट नहीं है ना, वो तो इंजीनियर है। उसको और ज्यादा डर लगता है कि भाई कि पता नहीं क्या होगा। तो वो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अविनाश, लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर भी जाते हैं इंडिया में, मतलब इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन है इसको लेके। सो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कितने सेफ हैं? देखिए क्या है कि इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, अगर आप बड़े एक्सचेंजेस में जा रहे हो तो शायद सेफ ही है, ठीक है, बट उसमें भी कुछ नहीं बोल सकते, FTX भी बहुत बड़ा एक्सचेंज था, है ना। तो उसमें यह है कि देखिए कुछ रिस्क तो है। अब इशू ये है कि भाई अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो कि और कुछ प्रॉब्लम होती है कल को, तो वो जो है इंडियन लॉ अप्लाई होता है वहां पर, तो वहां पे आप कुछ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और एक बाहर एक्सचेंज कोई रजिस्टर्ड है कहीं पे केमन में या किसी और जुरिडिक्शन में, आप यहाँ बैठ के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। आप उस रिकवरी प्रोसेस कुछ है नहीं आपका, अगर कोई लेके भागता है, ठीक है। इंडिया में है तो कम से कम आपको पता है ना कि भाई कि कुछ प्रोटेक्शन तो है लॉ की आपके पास। तो एक तो ये है कि भाई एक्सचेंज पैसे लेके भागेगा नहीं भागेगा, या एक्सचेंज डूबेगा कि नहीं डूबेगा। दूसरा जो है इसमें कि भाई के फ्रॉम ए कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि भाई के आप बाहर USDT भेज रहे हो, तो आप एक तरीके से कुछ ना कुछ तो कंप्लायंस का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्रॉस क्रॉस ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तीसरा आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि जैसे ही लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, ठीक है, और उससे काफी गलत डिसीजंस वो लोग लेते हैं। बिल्कुल। आ, उनको लगता है कि भाई के हमने वहां पे ट्रेडिंग करी, अब गवर्नमेंट कहाँ से को तो पता चलेगा नहीं, हमने पैसा कमाया और अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। वो एक तो मतलब फंडामेंटली रॉन्ग है भाई कि टैक्स एविजन नहीं करना चाहिए। दूसरा वो फैक्चुअली मतलब उनको जो ये जो एजम्पशन है कि गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, वो एजम्पशन ही रॉन्ग है, ठीक है। गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट जो है 8-9 साल तक पीछे जाके आपका ओपन कर सकती है टैक्स रिटर्न, कि आपने भाई के टैक्स का इवेजन करा कि नहीं करा, ठीक है। तो उनका बहुत टाइम है गवर्नमेंट के पास। तो ये एजम्पशन से निकलना चाहिए कि आपने बाहर के एक्सचेंज में चालू करा ट्रेडिंग, तो आप गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, सब पता चलेगा सारा। जो मैं बोलता हूँ कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सबसे ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। आज से 10 साल बाद, 10 साल की पहले भी ट्रांजेक्शन आप जाके देख सकते हो। आप जो फर्स्ट ब्लॉक था जो बिटकॉइन का, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये आई थिंक कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ऑल्दो मतलब इंडियन एक्सचेंजेस में ऑब्वियसली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अभी भी है, पहले भी थी, बट आई थिंक काफी केयरफुल रहना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में जा रहे हो तो। अविनाश, क्रिप्टो वर्ल्ड का ना एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि भाई इट्स वेरी क्लोज टू गैम्बलिंग, बिकॉज यहाँ पे वो लोग तो है जो बिटकॉइन समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है, लेकिन काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि भाई इट्स इजी मनी, किसी भी रैंडम कॉइन ABCD में पैसे लगाओ, 10x हुआ, 20x हुआ, पैसे निकालो, पैसे बनाओ। लास्ट बुल रन में खेल काफी चला। सो कैसे आप इनको कैटेगराइज करेंगे? जो परसेप्शन बना हुआ है इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं एक्चुअली 2 की जगह ना 3 कैटेगरी में करूंगा इसको डिवाइड। एक तो जो देखिए, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बिटकॉइन ईथर के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए।
और वो भी जो है छोटा अमाउंट से चालू करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। अब 10, 20, 25 हजार रुपए से चालू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, और सिर्फ बिटकॉइन ईथर के बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। दूसरे टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं वो हैं, मतलब कि उनको कुछ जानकारी है क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में, काफी टाइम से है। ठीक है। उसमें अगर आपको ऑल्ट कॉइन में जाना है ना, तो ऑल्ट कॉइन जो है एक तरीके से आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है उसकी, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी है कि जो मतलब एक तरीके से लोग गैम्बलिंग काइंड ऑफ, जो आप जो बोल रहे हो ना, जैसे मीम कॉइन हो गया या, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको फिर अगर वो कर भी रहे हो, वैसे मतलब मैं तो नहीं करता हूँ, ना करना चाहिए, पर अगर आप कर ही रहे हो तो आपको उसी अगेन उसी तरफ से करना चाहिए। आपको आपको उसमें, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, आपने 5 लाख रुपए लगाए और 5 करोड़ के हो जाएंगे, ठीक है, तो वो जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। 5 करोड़ के होने के चांसेस बहुत कम है। तो उसको वही सोच के जाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, देखिए कि जिस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आप सिर्फ टिप्स के बेसिस पे कर रहे हो, तो उसमें आप पैनिक भी बहुत जल्दी होते हो। ठीक है। अब मैं बिटकॉइन में इतने टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है बिटकॉइन के बारे में। ठीक है। मैं 20% बिटकॉइन नीचे जाएगा, मैं पैनिक नहीं करूंगा। 50% नीचे जाएगा, तब भी मैं पैनिक नहीं करूंगा। बट अगर आप नॉविस हो, अगर नए हो, और आप सीधा ऑल्ट कॉइन में, किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करो, और वो 50% नीचे चला गया, तो आप बहुत जल्दी उसमें पैनिक करके निकल जाओगे बेसिकली। अविनाश, आप अभी बात कर रहे थे कि क्रिप्टो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग, इसकी नॉलेज इज वेरी नीश। एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस इकोसिस्टम को कैसे समझे। सो कैसे एक बंदा यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकता है? आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बताएं। देखिए क्या है कि मैं तो बिल्कुल फंडामेंटल से चालू करता हूँ, करना चाहिए कि हमें ऑब्वियसली यूट्यूब में काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग जानकारी देते हैं क्रिप्टो के बारे में। एक आंद्रेज एंथ्रोपोलस हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, है ना। ऑब्वियसली जो बिटकॉइन स्टैंडर्ड जो बुक है, वो एक तरीके से एवरी वन शुड रीड इट काइंड ऑफ। उसके अलावा एक्चुअली 2-3 बुक्स हैं। बिटकॉइन स्टैंडर्ड है, एक बुक है, इट्स कॉल्ड द सॉवरेन इंडिविजुअल, आई हैव टू चेक द नेम ऑफ द ऑथर। ओके। तो ये जो बुक्स है ना, ये काफी एक्चुअली जो ब्रॉडर इकोनॉमी है और ब्रॉडर जो इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, ये जो जनरेशनल जो ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में बताती है। और तो उस वो काफी जरूरी है। तो बिटकॉइन स्टैंडर्ड, आंद्रेज एंथ्रोपोलस, आई थिंक सॉवरेन इंडिविजुअल इज वन बुक। तो काफी सारी बुक्स अवेलेबल है। आई थिंक स्टार्टिंग तो इससे करना चाहिए। आप जैसे ये लोग ये 2-3 चीजें करेंगे, आपको ऑलरेडी पाथ मिलना शुरू हो जाएगा इसके बाद, कि भाई कि ठीक है, इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ना चाहिए। बट एटलीस्ट यहाँ से चालू करना चाहिए। अविनाश, अब बिटकॉइन पर आपसे बात करूंगा। अभी हमने देखा कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई गया। हाविंग से पहले लोग कह रहे थे कि भाई इट्स जस्ट अ स्टार्ट, तो ये बुल रन की भी शुरुआत है, आया भी नहीं अभी आएगा। सो आगे मार्केट को आप कैसे देख रहे हो? तो देखिए मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लगता है कि भाई के जो बिटकॉइन का कोई प्राइस नहीं है। ठीक है। एवरी प्राइस लाइक कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है। तो बट शॉर्ट टर्म के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए शॉर्ट टर्म के बारे में, अब शॉर्ट टर्म में अभी प्राइस नीचे भी जा सकता है। ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि प्राइस जो है, कोई प्राइस नहीं है बिटकॉइन का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। इसमें ना सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ना, वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आप अपना पूरा पूरा पैसा मत डाल दीजिए इसमें। ठीक है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे ऊपर ही लग रहा है कि काफी, आई थिंक प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है। फाइन। अविनाश, आप लंबे वक्त से इस इकोसिस्टम में हैं, एक्सचेंज से जुड़े रहे हैं, अभी भी हैं। तो आप क्या ट्रेंड एंड पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में? क्रिप्टो इन्वेस्टर्स किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, क्या चाह रहे होते हैं? एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसका पैटर्न थोड़ा समझाएं हमें। तो देखिए अगेन काफी तरह के ट्रेडर्स हैं। काफी ट्रेडर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मीम कॉइन की तरफ जाके बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग करो बहुत ज्यादा, और वहां पे पैसे बनाओ, जो काफी लोग बनाते भी हैं। ठीक है। पर उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। ठीक है।
दूसरे तरह के ट्रेडर्स हैं, और वो भी काफी ट्रेडर्स हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि जेपे में या और इवन आई नो पीपल के जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 साल से बिटकॉइन खरीदा है, कभी बेचा नहीं है ना, इवन 10 साल से बिटकॉइन खरीदा है, कभी बेचा नहीं है। तो उस तरह के भी ट्रेडर्स हैं। ऑब्वियसली जब आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देते हो तो देखते हो तो उसकी जो वॉल्यूम है कम दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं वो लोग। बट जो क्या बोलते हैं, जो वैल्यू ऑफ द एसेट्स हेल्ड है, जिसको मतलब कि जो वो उनके पास ज्यादा होती है, ठीक है। और बट ये वाले नंबर ऑफ ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये वाले ट्रेडर ज्यादा होते हैं जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं, जो काफी ट्रेड करते हैं, सिर्फ टेक्निकल्स पे ट्रेड करते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां पे उनकी लोगों की ज्यादा होती है। ओके, थैंक्स अविनाश हमसे बात करने के लिए, बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है। आपसे फिर से हम बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस जो व्यूअर्स के आएंगे जो इस कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के, उनको कवर करेंगे, उनको लेंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि भाई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको जो लगता हो, प्रॉब्लम आ रही हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर उसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।